कर लेते हैं पूर्व सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक और बिहार का सबसे विवादित कानून शराबबंदी। आए दिन इसे लेकर तरह तरह के बयान सामने आते रहते हैं, पर इस बार कोई बयान नहीं, एक रिपोर्ट आई है जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि शराबबंदी पर फिर से विचार क्यों ना हो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देश की जानी मानी आर्थिक शोध संस्थानों में से एक है, जिसकी एक रिपोर्ट ने पूरे बिहार में एक नई बहस छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है और इसलिए अब सरकार को इसे खत्म कर देना चाहिए, पर बिहार सरकार के मंत्री इस रिपोर्ट से ताल्लुक नहीं रखते। सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मैंने ऐसे स्टेट का नाम लिया जहां की शराबबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां ड्रग का टॉप 5, टॉप अगर 10 भी लें तब भी जो है बिहार का नाम नहीं आता है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर विवाद नया नहीं, पर ऐसा पहली बार हुआ कि देश की इतनी बड़ी शोध संस्थान ने शराबबंदी को हटाने का सुझाव दिया है। अब देखना होगा इस सुझाव पर बिहार सरकार विचार करती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र आनंद अमृतराज के साथ पुणे से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया गया है जिससे शराबबंदी पर सवाल उठ गए और क्या कहना है सत्ता पक्ष के लोगों का। अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। सबसे पहले तो ये सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी पर फिर से क्यों ना विचार हो। इसे आप समझिए कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 10 साल हो चुके हैं। बिहार सरकार इसे अपनी सक्सेस स्टोरी बताती है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में शराबबंदी होने से कई फायदे हुए हैं, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई है। NCAER की रिपोर्ट में शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की गई। यह कहा गया कि शराबबंदी नहीं होना चाहिए। अब ये सिफारिश क्यों की गई है, यह समझने के लिए आपको पूरा समझना होगा कि इस रिपोर्ट में खुलासे क्या क्या हुए हैं। तो शराबबंदी लागू के उद्देश्यों में पूरी सफलता नहीं मिली है, ये पहली बात सामने आई इस रिपोर्ट के जरिए कि शराबबंदी से जो उद्देश्य हासिल करने थे वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरा खुलासा, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में असफल रहा है ये कानून। और तीसरी बात जो सामने आई कि शराब बंद हुई तो नशे के दूसरे रास्ते भी बिहार में खुल गए। राज्य में अवैध शराब कारोबार का धंधा बढ़ता चला गया और दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में भी पहले के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। शराबबंदी के कारण बिहार को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। हर साल के हिसाब से कैलकुलेशन सामने आया है, हर साल करीब 14 से 15% राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। पुलिस और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ा है। अब प्रशासन की चुनौती जो है कानून व्यवस्था के साथ साथ शराबबंदी को सफल बनाने की भी होती है। तो कानून व्यवस्था की मशीनरी पर लगातार दबाव बना। इसके साथ ही अवैध और नकली शराब से लोगों की जान को खतरा अभी भी बना हुआ है। इस रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं। अब इन्हीं फाइंडिंग्स के आधार पर NCAER ने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए। पूरी तरह शराबबंदी को हटाने की सिफारिश की और यह कहा गया कि नियंत्रित और नियमों के तहत बिहार में शराब की बिक्री शुरू की जा सकती है। यह सजेशन बिहार सरकार को दिया गया है। शराब पर टैक्स लगाने का सुझाव भी इस रिपोर्ट के जरिए दिया गया और टैक्स के पैसे का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। और अब आप समझिए कि क्यों लागू की गई शराबबंदी। देखिए, 2016 में महिलाओं के कहने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू की थी। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक सुधार का इसके जरिए उद्देश्य था। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस होते थे उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से शराबबंदी की गई थी।
यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के लिए शराबबंदी लागू की गई। तो अब सवाल उठता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्या सच में कम हुए हैं? तो अगर NCAER की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए, जो रिपोर्ट सामने आई है, साल 2012 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के करीब 11,000 मामले सामने आए। 2014 में करीब 15.5 हजार मामले सामने आए। 2015 की बात कर लेते हैं तो 14,000 मामले सामने आए। इसके बाद अगले साल की बात कर लीजिए 2016 की, तो करीब 12,000 मामले सामने आए। और ध्यान रखेगा 2016 में ही शराबबंदी लागू हुई। फिर 2018 की बात कर लीजिए, करीब 17,000 मामले सामने आए। 2019 से लेकर के 20 में करीब 15.5 हजार मामले सामने आए। फिर 2021 में करीब 18,000 मामले सामने आए। साल 2022 में करीब 20,000 मामले सामने आए। साल 2023 की बात कर लीजिए, मामला ये घटा नहीं और बढ़ गया, 23,000 मामले सामने आए। और फिर 2024 में करीब 28,000 मामले सामने आए, जिसमें महिलाओं के साथ हिंसा की गई। तो अब आप खबर तो समझिए, NCAER की रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी असफल रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने के उद्देश्य से जो शराबबंदी की गई थी, उसमें सफलता नहीं मिली। सरकार से शराबबंदी खत्म करने की अब सिफारिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी पर आखिर फिर से विचार क्यों ना किया जाए, क्योंकि जो उद्देश्य शराबबंदी के जरिए हासिल करने थे वो उद्देश्य हासिल नहीं हो पाए, वो पूरा नहीं हो पाया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की, और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक पर संसद में जारी हंगामे की। 18 दिन से विपक्ष अमित शाह से जवाब मांग रहा था कि गृह मंत्री छात्रों के मुद्दे पर सदन में बोलें। अब जब अमित शाह ने खुद कहा कि वो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें गृह मंत्री का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब सवाल है कि आखिर छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से भाग कौन रहा है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। संसद में हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है। संसद के मानसून सत्र को खत्म होने में अब एक ही दिन बचा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ संसद में गतिरोध कर रहा है और गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। इस बीच अमित शाह ने चुप्पी तोड़ते हुए बुधवार को कहा कि वे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। गुरुवार दोपहर 3 बजे तक वे चर्चा को तैयार हैं। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि हमें गृह मंत्री के लेक्चर में दिलचस्पी नहीं। देश के गृह मंत्री बताएं कि वे 20 दिन गायब क्यों रहे। छात्रों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर वे चुप नहीं हैं। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं। मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कार्यवाही नहीं हो पाई है। सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के सदन में जवाब न देने को लेकर विरोध जता रहा है, तो एनडीए के सांसद झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, तो राहुल गांधी के तेवर से सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बहस से विपक्ष क्यों भाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से क्यों भाग रहा है विपक्ष, ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि पूरी खबर क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, देखिए संसद का मॉनसून सत्र जारी है और 18 दिन से संसद में हर रोज हंगामा हो रहा है। विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा करे हमारे साथ, और 18 दिन से प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद इसी बात को लेकर के सरकार पर हमलावर हैं। अब सरकार जो है वो संसद में चर्चा के लिए तैयार हो गई है। अब नीट पर चर्चा किसने क्या कहा ये जान लीजिए। तो सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चर्चा के लिए विपक्ष समय जो है वो तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री 20 दिन से कहां गायब थे। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। तो राहुल गांधी का कहना है कि गृह मंत्री के लेक्चर में हमारी दिलचस्पी नहीं है। तो आप खबर तो समझिए, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो आखिर विपक्ष को इस पर क्या परेशानी है? ये सवाल उठेंगे क्योंकि विपक्ष पर छात्रों के नाम पर राजनीति का आरोप है और विपक्ष इस मुद्दे को खींचना चाहता है। यही समझ में आ रहा है क्योंकि विपक्ष पहले से कह रहा था कि इस पर चर्चा हो, अब चर्चा सरकार करने के लिए तैयार है तो कहते हैं कि लेक्चर नहीं सुनना है। तो फिर विपक्ष पर आरोप लगेंगे कि विपक्ष इस मुद्दे को खींचना चाहता है। विपक्ष इस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को अपनी शर्तों पर लाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह पीएम मोदी सरकार में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह की ही भूमिका सबसे बड़ी है। संगठन और सरकार दोनों जगह अमित शाह की बड़ी भागीदारी है। अमित शाह विपक्ष पर तीखे प्रहार के लिए भी जाने जाते हैं। अब विपक्ष अमित शाह को निशाना बना रहा है और 18 दिन तक सदन की कार्यवाही बाधित रही। सदन नहीं चलने का कारण अमित शाह को विपक्ष बता रहा है। अब विपक्ष की अमित शाह को घेरने की रणनीति है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है कि आखिर नीट पर चर्चा से असलियत में भाग कौन रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। जेपीएससी में गड़बड़ियों की सीआईडी जांच जारी है और इसी बीच गड़बड़ियों की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में जब राज उगले तो पता चला कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। ये रिपोर्ट देखे फिर खबर तो समझिए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितता को लेकर सीआईडी की जांच जारी है। जांच एजेंसी की ओर से अब तक 20 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है। टीडीपीएल के मैनेजर और पूरे घोटाले की अहम कड़ी माने जा रहे अभय तिवारी से जब सीआईडी ने पूछताछ की तो जो खुलासे हुए उसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस पूरी साठगांठ के लिए अभ्यर्थियों का जुगाड़ जो है आदित्य पांडे किया करता था और आदित्य पांडे के भी एक करीबी को उसने जो है इसमें जेपीएससी में सिलेक्शन कराया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में एल खियांगते को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि अभय तिवारी के बयान के बाद सीआईडी ने तमाम चीज़ों का सत्यापन किया, उसके बाद एल खियांगते को गिरफ्तार किया। जेपीएससी में अनियमितता की कड़ियों को जोड़कर सीआईडी घोटाले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन के साथ साथ सदस्यों से भी पूछताछ का दौर जारी है। अजीता भट्टाचार्य, अनीमा और जमाल अहमद से पूछताछ हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं उससे पूरी परीक्षा को लेकर एक बात तो तय है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। जिस तरह से छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी चीजें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। जेपीएससी भर्ती घोटाले में नए खुलासे को आप समझिए। ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए, गिरफ्तार अभय तिवारी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल सीआईडी की पूछताछ जारी है और सीआईडी अब तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें अब जो खुलासे अभय तिवारी ने किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं में घुसखोरी का खुलासा हुआ है।
इंटरव्यू के नंबर पैसे लेकर बढ़ाने के खेल का खुलासा हुआ है। यानी इंटरव्यू में जो नंबर बढ़ाए गए उसके लिए पैसे लिए गए। अब अभय तिवारी ने क्या खुलासा किया, अब आप पहले ये लाइन टू लाइन समझिए। देखिए, गिरफ्तार अभय तिवारी का सीआईडी को बयान में कहा गया है कि पैसे लेकर इंटरव्यू के नंबर बढ़ाए गए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी परीक्षा में खेल चल रहा था। एफआरओ और एसीएफ पद के लिए 20 अभ्यर्थी से पैसों की वसूली की गई थी और 20 अभ्यर्थियों से 5,80 करोड़ की वसूली 5.80 करोड़ की वसूली की गई थी। अब 20 में से एक अभ्यर्थी जो है वो फेल हुआ था। सीडीपीओ परीक्षा में 10 लाख रुपए लिए गए थे। यानी 13 साल में 12 से अधिक परीक्षा अभय ने पास की है और परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल का अभय मैनेजर भी है। अब जेपीएससी चेयरमैन सदस्यों की मदद से खेल का खुलासा हुआ है और इंटरव्यू में सेटिंग कराने का खुलासा अभय ने किया है। अब आप समझिए कि जेपीएससी मामले में अब तक कितनों पर गाज गिरी है। तो जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांगते, टीडीपीएल के निदेशक अभय तिवारी, टीडीपीएल वही कंपनी है जो परीक्षा आयोजित कराती है, जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद, अजीता भट्टाचार्य और अनीमा हांसदा, ये तीनों सदस्य इन पर गाज गिरी है। अब आप पूरी खबर समझिए। जेपीएससी जेएसएससी मामले में सीआईडी की जांच अभी भी जारी है। अब तक 20 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी सीआईडी कर चुकी है और रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है। जेपीएससी जेएसएससी धांधली में और कितने राज हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और सवाल ये भी कि झारखंड के छात्रों को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर के ये छात्र 18 दिन से रांची में डटे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू जारी है। 5,200 से ज्यादा आवेदनों में से 18 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। 4 दिनों तक चलने वाली इंटरव्यू के पहले दिन 8 उम्मीदवारों से करीब 30-30 मिनट तक सवाल जवाब हुए। इनमें 3 पूर्व आईएएस, 1 पूर्व आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल रहे। इंटरव्यू में पूर्व आईपीएस राजेश पांडे, जौनपुर के पूर्व डीएम दिनेश चंद्र और पूर्व डीएम योगेश्वर राम मिश्रा समेत अन्य उम्मीदवार भी शामिल हैं। उम्मीदवारों से उनके प्रशासनिक और पेशेवर अनुभव के साथ ही धार्मिक और सामाजिक जुड़ाव, श्री राम में आस्था, परिवार और नेतृत्व क्षमता, जनेऊ पहनते हैं या नहीं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, जैसे सवाल भी पूछे गए। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर तक राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ के नाम पर फैसला ले सकता है। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति के मायने अब आपको समझाते हैं। तो इसे समझने से पहले आप ये समझ लीजिए सीईओ होता कौन है और उसका क्या काम होता है। तो सीईओ का काम क्या होता है ये जानिए। सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। किसी भी कंपनी या संगठन का सबसे बड़ा पद होता है सीईओ। कंपनी की रणनीति बनाता है, बड़े और अहम व्यावसायिक फैसले सीईओ ही लेता है। बोर्ड के प्रति जवाबदेही की जिम्मेदारी भी सीईओ की होती है। मीडिया, निवेशकों और बड़े साझेदारों के सामने प्रतिनिधित्व करता है। ये सारे काम मुख्य रूप से सीईओ के होते हैं। अब राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति क्यों होने वाली है, तो ये समझिए। मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए चढ़ावा चोरी मामले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। सीईओ के चयन के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि राम मंदिर का सीईओ चुनने वाली कमेटी में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो इसमें पूर्व वैज्ञानिक सुरेश हावरे, रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी शामिल हैं। ये 3 हैं जो कमेटी के सदस्य हैं और सीईओ चयन प्रक्रिया कर रहे हैं। अब राम मंदिर सीईओ चयन की प्रक्रिया को समझिए। तो सीईओ पद के लिए 5,300 से अधिक आवेदन आए। 54 आवेदक इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए।
उसमें भी 18 आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 8 का इंटरव्यू हो चुका है, जिसमें पूर्व IAS, पूर्व IPS और आर्मी ऑफिसर्स शामिल हैं। इन लोगों ने इंटरव्यू दिया है। 3 नाम की लिस्ट ट्रस्ट को सौंपेगी ये समिति और नए CEO के नाम पर 2 सितंबर को फैसला संभव है, यानी 2 सितंबर को फैसला नए CEO पर लिया जा सकता है। अब राम मंदिर में CEO की नियुक्ति के मायने आप समझिए। देखिए, राम मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है, तो मंदिर की व्यवस्था पेशेवर तरीके से संचालित करना बड़ी चुनौती होती है। मंदिर बनने के बाद अयोध्या में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ा है। चढ़ावा चोरी की घटना के बाद लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। ट्रस्ट में पारदर्शिता, जवाबदेही पर सवाल उठे। CEO की नियुक्ति से पारदर्शिता और सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, इसीलिए CEO की चयन प्रक्रिया अभी चल रही है।